नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही सम्मानित नाम पर, प्रणब मुखर्जी पर। जी। हमारे पास देखिए उनके जीवन और करियर पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर उनकी यात्रा को समझें, उनके योगदान और असर को देखें। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल के मिराती गांव से। हाँ, प्रणब मुखर्जी का नाम आते ही भारतीय राजनीति का एक लंबा, बहुत महत्वपूर्ण दौर याद आ जाता है। वो सिर्फ मंत्री या राष्ट्रपति नहीं थे, उन्हें अक्सर एक स्टेट्समैन की तरह याद किया जाता है ना? हाँ बिल्कुल, स्टेट्समैन। तो आज की चर्चा में शायद हम इसी बात की तह तक जाएं कि क्यों उन्हें ये दर्जा दिया जाता है। हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, तो चलिए उनके शुरुआती सफर से शुरू करते हैं। सामग्री बताती है कि उनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने इतिहास पढ़ा, राजनीति विज्ञान और कानून में भी डिग्री ली। जी। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अकादमिक डिग्रियां नहीं थीं। बचपन से ही या कहीं कम उम्र से ही राजनीति और लोक सेवा में उनकी काफी दिलचस्पी थी। ये पहलू देखिए काफी अहम है। उस जमाने में, खासकर आजादी के बाद वाले भारत में, इतिहास, राजनीति विज्ञान, कानून, इनकी शिक्षा को ना अक्सर सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आने के लिए एक तरह से सीढ़ी माना जाता था। अच्छा। इतिहास से आपको मिलता है संदर्भ, है ना, अतीत से सीखने की क्षमता। राजनीति विज्ञान से व्यवस्था, विचारधाराओं की समझ, और कानून तो खैर हाँ, कानून तो जरूरी है ही। बिल्कुल, शासन और संविधान की बारीकियों को समझने के लिए अनिवार्य था। तो ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये भविष्य के राजनीतिक जीवन के लिए जरूरी बौद्धिक हथियार थे एक तरह से। ये दिलचस्प बात कही आपने। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसी शिक्षा ने उन्हें वो विश्लेषणात्मक क्षमता दी होगी जिसकी जरूरत जटिल राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने में पड़ती है? निश्चित रूप से। देखिए, इन विषयों का अध्ययन आपकी तार्किक सोच को मजबूत करता है। आप अलग अलग दृष्टिकोण समझ पाते हैं, जटिल जानकारी को सरल बनाना सीखते हैं। अब सोचिए, एक नेता के तौर पर आपको आर्थिक नीतियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों तक, सामाजिक मुद्दों तक, सब पर अपनी राय बनानी है, फैसले लेने हैं। तो इस तरह की जो विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि थी, वो उन्हें एक ठोस आधार देती थी, जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर गहराई से सोच सकें, तर्कसंगत निर्णय ले सकें। शायद यही वजह है कि वो इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहे। और इसी मजबूत नींव पर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक 1960 का दशक था जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। जी। और उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी और फिर बाद में मनमोहन सिंह जैसे अलग अलग दौर के प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है उनके बारे में। हाँ, उनका कांग्रेस से जुड़ना और फिर दशकों तक पार्टी के अंदर और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना, ये दिखाता है कि उनमें निरंतरता भी थी और अनुकूलन क्षमता भी थी। सही। इंदिरा गांधी का दौर बिल्कुल अलग था, मनमोहन सिंह का दौर एकदम अलग। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर पाना, उनका विश्वास जीतना, ये उनके राजनीतिक कौशल और उनकी विश्वसनीयता दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। पार्टी नेतृत्व उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखता था जिस पर भरोसा किया जा सके, जो जिम्मेदारियां निभा सके। और ये भरोसा सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं रहा, देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने में भी नजर आया। हमारे स्रोत बताते हैं और इस पर जोर देते हैं कि उन्होंने कई बड़े पद संभाले। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। हाँ। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े और चुनौतीपूर्ण मंत्रालय हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पदों की लिस्ट नहीं है। इन तीनों मंत्रालयों का एक साथ जिक्र करना उनके कद और उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक दिशा, रक्षा मंत्रालय यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, और विदेश मंत्रालय दुनिया में भारत की जगह, उसके रिश्ते तय करता है। इन तीनों शीर्ष मंत्रालयों को अलग अलग समय पर सफलतापूर्वक संभालना, ये किसी भी नेता के लिए असाधारण उपलब्धि है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन अलग अलग भूमिकाओं ने उन्हें शासन की एक समग्र समझ दी, जैसे आर्थिक नीतियों का सुरक्षा पर क्या असर होता है या विदेश नीति का व्यापार पर क्या असर? हाँ, बिल्कुल। क्या ये सब जुड़ता था उनके अनुभव में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। देखिए, जब कोई नेता इन तीनों क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति में सीधे तौर पर काम करता है ना, तो उसे राष्ट्रीय हित की एक ऐसी 360 डिग्री समझ विकसित करने का मौका मिलता है जो शायद किसी एक मंत्रालय तक सीमित रहने वाले को ना मिले। सही बात है। वो समझ पाते थे कि नीतियां अलग अलग बक्सों में काम नहीं करती, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वित्त मंत्री के तौर पर लिए गए फैसलों का असर रक्षा तैयारियों पर पड़ सकता है।
विदेश नीति के निर्णय देश की आर्थिक संभावनाओं को बदल सकते हैं। तो ये जो समग्र समझ थी, इसी ने शायद उन्हें एक ज्यादा प्रभावी नीति निर्माता और रणनीतिकार बनाया होगा। और इसी अनुभव और समझ का शायद अगला पड़ाव था भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद। जैसा कि स्रोत बताते हैं, 2012 में वो भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। जी। उनके कार्यकाल को उनकी बुद्धिमत्ता, उनके गहरे अनुभव और लोकतंत्र के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उसके लिए याद किया जाता है। हाँ, भारत में राष्ट्रपति की भूमिका को कई बार लोग रबर स्टैम्प समझ लेते हैं, लेकिन संविधान उन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है, खासकर राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट के समय। प्रणब मुखर्जी सिर्फ एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे। उनका जो लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव था, वो उन्हें इस पद के लिए विशिष्ट रूप से योग्य बनाता था। वो संविधान के संरक्षक थे और माना जाता है कि उन्होंने कई मौकों पर सरकार को सलाह भी दी और जटिल परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखने में मदद की। यहीं पे उनकी वो छवि भी याद आती है जिसका जिक्र स्रोत में है, आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति, मैन ऑफ कंसेंसस। हाँ, राष्ट्रपति बनने के बाद तो ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई होगी, है ना? निश्चित रूप से। देखिए, राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। और प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की एक खास बात ये बताई जाती है कि उनके संबंध सभी दलों के नेताओं से थे, अच्छे संबंध थे। अच्छा। राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें अक्सर अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के बीच एक पुल का काम करना पड़ता था। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में, जहां कभी-कभी ध्रुवीकरण भी दिखता है, संसद में तीखी बहसें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। वहां एक ऐसा व्यक्ति जो संवाद बनाए रख सके और आम सहमति बनाने की कोशिश करे, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और उनकी ये क्षमता, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा और प्रभाव को बढ़ाने वाली साबित हुई। तो ये जो आम सहमति निर्माता का खिताब है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मतलब उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। क्या स्रोत बताता है कि वो ये करते कैसे थे? क्या उनके व्यक्तिगत संबंध थे या उनकी राजनीतिक समझ क्या मदद करता था? स्रोत सीधे तौर पर कैसे का विवरण तो नहीं देता, लेकिन इशारे जरूर मिलते हैं। देखिए, उनका लंबा अनुभव है ना, विभिन्न सरकारों में काम करने का तजुर्बा, और शायद सबसे बढ़कर उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता और उनकी गंभीरता, ये सब कारक रहे होंगे। जब कोई नेता दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रहता है, अपनी क्षमता साबित करता है अलग अलग भूमिकाओं में, तो उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। ऐसा लगता है कि वो जटिल मुद्दों को समझने और उन्हें दूसरों को समझाने में माहिर थे। हाँ। और शायद यही खूबी उन्हें विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी संवाद स्थापित करने में मदद करती थी। वो जानते थे कि लोकतंत्र में असहमति तो होगी, जी हाँ। ये स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर मिलकर काम करना भी उतना ही जरूरी है। उनकी इसी प्रतिष्ठा और योगदान को शायद देश ने भी पहचाना। सामग्री में बताया गया है कि 2019 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी हाँ। ये सम्मान उनके लंबे और समर्पित सार्वजनिक जीवन का एक तरह से शिखर था। बिल्कुल, भारत रत्न मिलना किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, और प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान उनके पूरे करियर को मान्यता देता है। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी राजनीतिक समझ, राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा। सही। ये सिर्फ उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सम्मान नहीं था, ये दशकों के उनके योगदान का सम्मान था। और फिर से ये उनकी आम सहमति वाली छवि को भी पुष्ट करता है, क्योंकि उन्हें ये सम्मान उस सरकार के कार्यकाल में मिला जो उनकी अपनी पार्टी की नहीं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है जी। ये दिखाता है कि उनका सम्मान दलगत राजनीति से ऊपर था। स्रोत उनकी विरासत के कुछ प्रमुख तत्वों का भी जिक्र करता है। सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, और राष्ट्र की सेवा सर्विस टू द नेशन। ये शब्द सुनने में तो बड़े आदर्श लगते हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी के संदर्भ में इनका क्या खास मतलब हो सकता है? ये शब्द सिर्फ विशेषण नहीं है, ये उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व के स्तंभ माने जा सकते हैं। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि उन पर व्यक्तिगत लाभ या भ्रष्टाचार के आरोप शायद ही कभी लगें, जो इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। बुद्धिमत्ता उनकी नीतियों में झलकती थी, उनके भाषणों में, जटिल मुद्दों पर उनकी पकड़ में, और राष्ट्र सेवा। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से लोक सेवा को समर्पित था। विधायक दल के सदस्य से लेकर देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। तो ये तीनों गुण मिलकर एक ऐसे नेता की तस्वीर बनाते हैं जिस पर जनता भरोसा कर सके, जिसका दूसरे नेता सम्मान करें। शायद यही गुण थे जिन्होंने उन्हें आम सहमति बनाने में भी मदद की। ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत इन गुणों के जरिए जिंदा है।
स्रोत के अंत में उन्हें 3 शब्दों में समेटा गया है: शिक्षक, नेता, राजनेता। द टीचर, द लीडर, द स्टेट्समैन। ये वर्गीकरण भी काफी दिलचस्प है। हाँ, ये 3 भूमिकाएं उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग आयामों को दिखाती हैं। शिक्षक शायद इसलिए कि वो अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए जाने जाते थे। खासकर संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक मामलों में कई युवा नेताओं ने उनसे सीखा। अच्छा। नेता के तौर पर उन्होंने पार्टी और सरकार में दिशा दिखाई, महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और राजनेता यानी स्टेट्समैन, ये शब्द शायद सबसे सही बैठता है। ये सिर्फ एक राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा है। हाँ। ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखता है, जिसके पास दूरदृष्टि होती है और जो नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने प्रणब मुखर्जी के जीवन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को छुआ। मराठी गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, उनकी शिक्षा, कांग्रेस पार्टी में उनका लंबा कार्यकाल, वित्त, रक्षा, विदेश जैसे बड़े मंत्रालयों का संचालन और अंत में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका। जी। साथ ही हमने उनकी आम सहमति निर्माता की छवि और उनकी सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और सेवा की विरासत पर भी बात की। ये सब मिलकर भारतीय राजनीति में उनके एक अद्वितीय स्थान को समझने में मदद करते हैं। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है जो शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है। स्रोत उन्हें शिक्षक, नेता, राजनेता कहता है और उनकी विशेषताओं में बुद्धिमत्ता, अनुभव, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, आम सहमति बनाने की क्षमता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा का जिक्र करता है। हाँ। सवाल ये है कि इन अलग अलग भूमिकाओं और गुणों का कौन सा संयोजन है, कौन सा मिश्रण है जो किसी व्यक्ति को महज एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक पॉलिटिशियन से ऊपर उठाकर एक स्टेट्समैन का दर्जा दिलाता है। क्या ये सिर्फ अनुभव है या फिर सत्यनिष्ठा और आम सहमति बनाने की क्षमता ज्यादा जरूरी है, या फिर इन सब का एक साथ होना जरूरी है? प्रणब मुखर्जी का जीवन इस सवाल पर विचार करने का एक बेहतरीन अवसर देता है कि आधुनिक लोकतंत्र में एक सच्चे स्टेट्समैन का अर्थ आखिर है क्या।